दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे बाजार का पूरा हाल। फंडामेंटल एक्सपर्ट समीर कालरा से टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर। यही नहीं, आज टेक्निकल्स पर हमारे साथ जुड़ेंगे ashmigujaral.com के अश्विक गुजराल। सुदर्शन सुखानी को भी कार्यक्रम में जोड़ेंगे, उनसे जानेंगे उनके ट्रेडिंग आइडियाज। और साथ ही प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा, LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगाड़िया, रजत के बोस.com के रजत बोस और चंदन तापड़िया भी होंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए एशियाई बाजारों का हाल। दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजारों में करीब 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। SGX निफ्टी भी देखिए संकेत ये दे रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। एडजस्ट करें स्पॉट की क्लोजिंग से तो फिर आप देखेंगे करीब 80-90 अंक नीचे खुल सकता है। दरअसल आज निफ्टी 17 अंक नीचे नहीं खुलेगा, ये उससे ज़्यादा खुलेगा नीचे, ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के बाज़ारों में अकस्मात गिरावट देखने को मिली। होपफुल तो है वहाँ पर लोग हर्षा की ट्रेड वॉर के ऊपर सहमति बनेगी, लेकिन ज़्यादातर खबरें अच्छी वाली जो हैं वो बाज़ार ने पचा ली हैं। तो अब देखने वाली बात है कि ये कब होता है, और उम्मीद यही जग रही है कि इस महीने के अंत में हो जाएगा। लेकिन ट्रंप साहब अब बिगड़ रहे हैं भारत पर। जी हाँ, और जिस तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी है कि GSP के तहत जो भी भारत और US के बीच बातचीत होती है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर भारत भी अमेरिकी इंपोर्ट्स को छूट दे, ड्यूटी पर छूट दे। हालांकि मैं डेटा पढ़ रही थी कि हेमंत, इसका कितना बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो GSP के तहत हम जो कारोबार करते हैं या फिर हमारे जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं वहां पर वो करीब करीब $5.6 बिलियन के हैं। तो वहां पर जी हाँ थोड़ा सा असर बनता हुआ दिखाई देगा। इसमें लार्जली एनिमल हस्बेंड्री वाले प्रोडक्ट्स है, मीट है, मच्छी है और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स है। लेकिन 90% ट्रेड पर इतना असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तेवर थोड़े से भी अमेरिका के बिगड़ते हैं, वो हमारे पे भारी पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, इस पर ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही कच्चा तेल जहां था वहीं है, हल्का सा उछाल जरूर देखने को मिला है, लेकिन $66 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ जरूर नजर आया है। आज इनफैक्ट इंपॉर्टेंट डेटा चाइना की ओर से भी निकल कर आएगा, जहां पर हमारी नजरें हैं कि US चाइना की ट्रेड वॉर पे क्या स्थिति बेहतर होती है या नहीं, उसके फाइन प्रिंट पर बाजार नजरें रखेगा। लेकिन वहां पर एक एनुअल पार्लियामेंट्री मीटिंग होने वाली है। फिस्कल पॉलिसी ज्यादा फोर्सफुल रहेगी, ये खबरें पढ़ने में आई है, और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बैलेंस्ड रहेगी। तो वहां से क्या ट्रिगर मिलता है, और अगर वो एक नई जान शंघाई के मार्केट में डालता है तो उसका कुछ असर भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से हाँ ऑफ कोर्स ये तमाम क्यूज थोड़े से नरमी के हैं। बिल्कुल इरिटेंट है ये जो बयान भी आया है। देखिए अब हालांकि उन्होंने कहा है कि 2 महीने का वक्त दे रहे हैं, लेकिन ये एक अनिश्चितता और हमारे मार्केट के साथ जुड़ती हुई। चलिए वीरू के पास चलते हैं। वीरू, ये बताइए डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन तो बहुत ही जबरदस्त रहा। शुक्रवार को एक बढ़िया रैली देखने को मिली और मिड कैप्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। डेटा कैसा निकला? बिल्कुल हेमंत, आपने जो आखिरी चीज बोली ना, मिड कैप्स, देखिए मिड कैप्स का मूव जो है ना मार्केट को वाइब्रेंट रखता है, ये मार्केट की ब्रेथ को अच्छा रखता है। मेरे लिए 3 चीज बहुत अच्छी है हेमंत यहाँ पर। देखिए मेरे पास ऑप्शन डेटा काफी अच्छा खासा है, निफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट से प्लेसिंग काफी अच्छी खासी है, और तीसरी चीज मार्केट को वाइब्रेंट रखने के लिए मिड कैप्स का चलना मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो मिड कैप्स जो है ना, उनका मूव, उनका स्विंग, ये मेरे को एक एडवांटेज, मेरे को एक स्ट्रेंथ और मेरे को लॉन्ग्स पे कैपिटलाइज करने का एक मौका दे रहा है। खैर, मैं ग्लोबल संकेतों से शुरू करूंगा। आई मीन ग्लोबल संकेत कैसे हैं, डेरिवेटिव के संकेत कैसे हैं, पूरे संकेत की झड़ी को देखते हैं एक्जैक्टली। ग्लोबल संकेत जैसे कि आपने समझाया थोड़ा सा, और उसके आधार पर मैं ये कहूंगा कि न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में रखता हूँ मैं इसको, न बहुत सकारात्मक न बहुत नकारात्मक। मैं इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से रीड करूंगा। हाँ, अगर आप इस वक्त FIs के संकेतों को देखें तो वो काफी शानदार हैं, आंकड़े काफी अच्छे खासे हैं। स्पेशली इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े उनकी तरफ से काफी अच्छे हैं, DIs के आंकड़े अच्छे, और टेक्निकल और F&O सेटअप काफी अच्छा। आइए एग्जैक्टली FIs के आंकड़े कहते क्या हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं हेमंत। देखिए पहली बात तो ये थी कि दोनों आंकड़े आए पॉजिटिव, DIs और FIs। लगभग 198 करोड़ की FIs की बाइंग, DIs की लगभग 117 करोड़ रुपए की, यानी लगभग 300 करोड़ रुपए इस मार्केट में कैश में थे। बाजार डे हाई पे बंद हुआ। जो रेंज हमने तय की थी 810 से लेकर 880, उसके हायर एज पे जाके बाजार बंद हुआ। लगभग 2363 करोड़ रुपए की निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन में मिला के बाइंग थी इनकी यहाँ पर। तो FIs के आंकड़े बेहद शानदार हैं। अब आइए आप सेगमेंट वाइज। FIs ने लगभग 170 करोड़ रुपए का इंडेक्स खरीदा, और याद रखिए शॉर्ट्स उन्होंने कवर किए।
शॉर्ट्स उन्होंने कवर किए, यानी लोअर एज पे 810 820 के क्लस्टर में वो शॉर्ट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। अच्छा, आप देखिए इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े, यहां पे करीब 1832 करोड़ की बाइंग। सबसे बड़ी चीज आज की यही है, सबसे बड़ी चीज ये कहती है कि एफआईएस ने इस ऑप्शन के नंबर्स के साथ किया क्या है। उन्होंने पुट लॉन्ग करी अपने आप को हेज करने के लिए, और साथ ही साथ कॉल भी लॉन्ग करी है, कॉल लॉन्ग करी है और डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स को सेल किया है। यानी एक छोटी सी तेजी यहां पर है, छोटी सी तेजी, जिसे कहते हैं ना, आप कॉल खरीद के कॉल ऊपर भेज दे तो आप एक बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, यानी आप एक तेजी देख रहे हैं बाजार में। तो एक अच्छा संकेत है एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें तो आज कैश के आंकड़े, इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े उनके काफी अच्छे खासे हैं। अब आता हूं मैं निफ्टी पर। ऑप्शन की डेटा लेके आइए प्लीज। एक्जेक्टली कॉल्स को देखिए पहले, कॉल्स में से संकेत क्या थे? अच्छे हैं संकेत। अगर आप कॉल्स को देखें तो यहां पर चाहे वो 11,000 की कॉल हो, चाहे वो 10,900 की कॉल हो, चाहे 10,950 की कॉल हो, कॉल्स में मैंने अच्छा खासा एडिशन देखा। स्पेशली हेमंत 10,950 और 11,000 की कॉल में ओआई बढ़ना मेरे लिए अच्छा संकेत है, बायस पॉजिटिव था। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को 930 से लेकर 950 के ऊपर अभी कैपिटलाइज करने के लिए या फिर किसी टारगेट को फिक्स नहीं करूंगा। अबव 950 नहीं, हमें चरणबद्ध तरीके से चलना है, एक रेंज को ट्रेड करना है। लेकिन अब जो स्क्रीन पे डेटा आएगा ना आपके पुट्स का, वो बड़ा अट्रैक्टिव है। याद रखिए इस सीरीज का बेस एज पर द ऑप्शन वो है 10,700, जो कि हमारा जो फुल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 10,700 के पुट में सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। लेकिन याद रखिए अब जो इस वीकली ऑप्शंस में देखें तो 10,800 की पुट का ओआई सबसे ज्यादा हो गया है, क्योंकि शुक्रवार को भी सबसे ज्यादा राइटिंग वहीं पे थी। 6,36,000 पुटें बिकी। 10,850 की पुट में 2.25 लाख, 10,750 की पुट में 3 लाख, 3.25 लाख। यानी आज के इस सेशन को मेरे को कैसे अप्रोच करना है? याद रखिए इस डिप के बाद, इस ओपनिंग डिप के बाद मैं एक लॉन्ग की पॉसिबिलिटी तलाशूंगा, क्योंकि मेरा चार्ट्स की प्लेसिंग मेरे को लॉन्ग जाने की राय देती है। तो मैं इंतजार करूंगा। मेरा स्टॉप लॉसेस याद रखिए 2 रेंज में रहेगा, माइट भी 10,710 और माइट भी 10,750। जैसे ओपनिंग हो, जिस रेंज में ओपनिंग हो, इन 2 स्टॉप लॉसेस को लेकर चलूंगा। और हेमंत मैं कहीं ना कहीं 10,880 या फिर 10,910 की पॉसिबिलिटी तलाशूंगा। मेरे को लगता है मिड कैप्स का एक बार फिर से वाइब्रेंट होना, इन ऑप्शंस डेटा का, एफआईएस के आंकड़ों का अच्छा होना मेरे को कम से कम नहीं तो 60, 70, 80 पॉइंट का एक लॉन्ग स्विंग देगा। तो ट्रेड को मैनेज करके चलिए। याद रखिए इस सीरीज का बेस है 10,700 और इस हफ्ते का बेस है 10,780, और इस क्लस्टर में अगर हम खुलते हैं हेमंत तो वो लॉन्ग जाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, तो तेजी की अपॉर्चुनिटीज आज जरूर देखने को मिलेंगी, भले ही आज विदेशी बाजारों से संकेत खराब हो। लेकिन वीरेन ये बताइए निफ्टी बैंक के लिए इशारा क्या है? क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा था बीते सत्र में 250 अंकों का उछाल, तो कॉन्फिडेंस तो भरपूर देखने को मिला था, क्या वो आज जारी रहेगा? जी हाँ। अच्छा हरिता, आपको याद होगा एक चीज हमने जो बात की थी ना मैं शुक्रवार को, आपको याद होगा रोल ओवर्स कैसे थे? रोल ओवर्स मिड कैप पे बहुत अच्छे थे। हमने सुबह मुनाफे की तैयारी में बात की थी कि इस सीरीज में आप मिड कैप्स पे नजर रखिए। शुक्रवार को बाजार ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया। मिड कैप्स चले, पीएसयू बैंक्स के रोल ओवर काफी अच्छे थे, पीएसयू बैंक्स चले, यस बैंक का रोल ओवर काफी अच्छा था, यस बैंक चला। तो रोल ओवर्स के स्टैटिस्टिक्स जैसे कह रहे थे वैसे चला बाजार। अच्छा, मिड कैप्स में और पीएसयू बैंक्स में तेजी आना वो निफ्टी बैंक के लिए एक और एडेड एडवांटेज होगा। आप ये देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हुआ था, यस बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हुआ था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया जैसे रोल ओवर के स्टैट्स थे। अब निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या रखेंगे? आइए जरा ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं निफ्टी बैंक के। क्लोज एट द डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पर क्लोज हुआ। आप कॉल्स को देखिए हर्षदा, यहाँ पर आपको कॉल राइटर नहीं मिलेगा इस रेंज में, 27,000 की रेंज में, 27,100 की रेंज में, 27,200 की रेंज में कॉल राइटर था ही नहीं। सिर्फ एक मामूली से अगर कॉल राइटिंग हुई तो 27,300 और एक 27,500। तो मेरे पास स्कोप है 27,300 तक के सफर का, मेरे पास स्कोप है 27,326 तक के सफर का। तो मैं अपने टारगेट्स आज यानी मंगलवार और कल बुधवार के लिए करीब करीब 27,326 से 27,436 के लेके चलूंगा। निफ्टी बैंक चार्टिकली बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड है एक अच्छे मूव के लिए। बस एक वो भारत और अगर आप देखें जो पाकिस्तान के बीच में तनातनी थी, उसके बीच में इसने अपने आप को एक रेंज में समेट के रखा। अदरवाइज वो नहीं होता तो ये शायद कुछ और कर चुका होता। खैर, मेरे स्टॉप लॉसेस कहां पे आएंगे? अगर आप पुट्स को देखें एक बार प्लीज, पुट्स को लेके आइए। बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग देखी मैंने हर्षदा 26,800, 26,900 और 27,000 की रेंज में। इन 3 स्ट्राइक्स में अगर आप देखें बहुत जोरदार पुट राइटिंग थी।
और ये पुट राइटिंग मेरे को कन्विक्शन देती है। ये देखिए आप देखिए ना कॉल्स में कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, 23,000, 24,000, 25,000, लेकिन आप पुट्स को देखिए 27,000 की पुट में 3 लाख, 26,900 की पुट में लगभग 2 लाख, 26,800 की पुट में लगभग 2,53,000। तो ये मेरे को कन्विक्शन देता है कि यार 26,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। यानी ओपनिंग डिप के बाद अगर आपको लगे ये 26,900, 26,950, 26,880 के रेंज में स्टेबल हो रहा है, तो उस वक्त 26,780 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की पॉसिबिलिटी तलाशिए। याद रखिए मैं आज के इस सेशन के लिए और कल के इस सेशन के लिए लॉन्ग्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा मानता हूं और स्टॉप लॉसेस करीब 26,780 और टारगेट्स 27,300 की ट्रैजेक्टरी के लेके चलूंगा। हर्षदा ओके, तो तेजी की पोजीशन दोनों तरफ निफ्टी और निफ्टी बैंक में साफ देखने को मिलेगी। ये डेटा की ओर से इशारा है, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस और कितने जोश के साथ आज आपने वो पहला ओपनिंग ट्रेड लेना है, उस पर भी राय ले लेते हैं। हमारे साथ एक अच्छी लंबी छुट्टी के बाद संदीप वागले जुड़ गए हैं। वागले साहब, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिठाई लेकर आए उन लोगों के लिए जो बीमार थे और शादी में आ नहीं पाए। वागले जी की शादी नहीं थी, वागले जी की बेटी की शादी थी। हम यहाँ पर ये साफ कर देते हैं। देखिए हमें वागले साहब सही है ना, क्लैरिफिकेशन दे दिया हमने। अच्छा किया, अच्छा किया। नहीं तो मुझे जो गर्म पानी मिल रहा था वो भी नहीं मिलता था बर्तन साफ करने के लिए। हर्षदा, थैंक यू सो मच। और आपकी बात कर रही है उसके लिए आपको मैंने क्षमा कर दिया। थैंक यू सर। ये बताइए अब, गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये बताइए साहब, क्योंकि एकदम आप स्ट्रेस फ्री सारा काम वाम करके रिफ्रेश होकर आए हैं, आज तेजी के लिए तैयार हैं? आज मिक्स्ड होगा, दोनों साइड होगा। मेरा मानना है कि बाउंस बैक तो होगा, बट बेसिक ट्रेंड ऊपर में बिकवाली का है। हम 10,800 10,920 के रेंज में है। और ये कहना कि अभी क्योंकि पिछले 10-12 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है और सेंटिमेंट हमारा जो एज अ नेशन काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। बहुत सारी बात हो गई, वो पुरानी भी हो गई है, लेकिन मैं उसमें ये कमेंट करना चाहता हूँ मार्केट के एंगल से क्या है। ये समझ के चले कि मार्केट को कभी भी अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती। सही है। और ये होते मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हम कितने भी मेंटली पॉजिटिव हो, कुछ भी जो भी जोश की बात करें, डर रहेगा। और ये जो बिकवाली है, गैप डाउन भी होगा, गैप अप भी होगा, ओवरसोल्ड जोन में से बाउंस बैक्स भी होंगे। तो दोनों तरफ हमको खेलना है। और स्टॉक स्पेसिफिक कंसोलिडेटिव मूव है। 10,800 10,920 मेरे लिए रेंज है। अगर 10,800 आज ब्रेक होता है, शायद हम 10,700 तक भी जा सकते हैं। SGX वीक है, बट यस मैं बाय करके चलूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी बैंक 26,900 27,200 की रेंज है। मेरे पास दो कॉल्स है। पहला है बाय माइंडट्री, जिसमें एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखा है। 921 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 954 का 1 से 2 दिन का टारगेट होगा। बेचने में मैं जाऊंगा बजाज ऑटो के साथ। एक ब्रेकडाउन की तैयारी है। 2890 का मेरा स्टॉप लॉस है, 2808 का टारगेट है। अगेन ये 1 से 2 दिन के व्यू से है। ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स वागले साहब की तरफ से। हमारे साथ राजेश सतपुते जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, दो कॉल्स रहेंगे, दोनों बाय साइड पे रहेंगे। इनफैक्ट लास्ट वीक हमने बहुत अच्छी रैली देखी। हमको थोड़ा डाउट था कि सस्टेन होगा कि नहीं, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी, ट्रंकेटेड वीक था, तो मुझे वही लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद हमने जो रैली देखी, मुझे लगता है कि उससे कॉन्फिडेंस बनता है कि लॉन्ग साइड पे ज़्यादा सेफ्टी मिल रहा है लोअर लेवल से। तो इसलिए मैंने 2 काउंटर्स पकड़े कि जो बॉटम साइड पे मुझे अच्छे लगते हैं, जिसमें से एक है टाटा एलेक्सी। उसको रिपीट करूँगा मैं कि जो फ्राइडे भी मैंने बात की थी टाटा एलेक्सी पे। टाटा एलेक्सी पे जो क्लोज हुआ वो उसके दिन के ऊपरी भाव पे हुआ है, एंड उसके साथ ही उसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन जो है वो उस पर एक ठप्पा लगा दिया है विद द प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो इट्स अ बाय ऑन टाटा एलेक्सी। स्टॉप लॉस 900 का रहेगा, टारगेट मेरा 948 का है। एडिंग टू दैट वॉकआउट हमें अच्छा लगता है लोअर लेवल से। इट्स अ कॉन्ट्रा बेट। और लास्ट 1 घंटे में बहुत अच्छी रैली हमने वॉकआउट में देखी है। इट्स अ शॉर्ट कवरिंग रैली और मुझे लगता है करीबन 456 तक जाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 410 का। ऑलराइट, 6% बढ़ा था ये स्टॉक का शुक्रवार को, लास्ट के सिर्फ 1 घंटे में, आधे घंटे पे था, तो मैंने इसलिए देखा नहीं। मैंने अच्छा 6% की रैली देखने को मिली। चलिए, तो इस पर रहेगी नज़र साफ तौर पर। और हमारे साथ समीर कालरा जी भी जुड़ चुके हैं। कालरा साहब बताइए, आपकी नज़र कहाँ पर है? मार्केट के क्यूज को कैसे पढ़ रहे हैं?
गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। हमारा एक मेन स्ट्रेन तो ये है कि हम अभी भी थोड़ा बुलिश है और हम क्योंकि अगर आप फेब का महीना देखें तो वहाँ पे अराउंड $2 बिलियन से ज़्यादा FII की बाइंग हुई। इंस्टेड कि आपके पास एक पाकिस्तान के साथ टेंशन्स चली, आपकी मार्केट्स भी नीचे आई और वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा जो है ये एक्टिव FII का है। इसका मतलब ये है कि ETF से कम पैसा आया है और फंड से एक्चुअल पैसा आ रहा है जो मिड कैप्स में काफ़ी जा रहा है। तो हमने पिछले महीने में काफ़ी ब्लॉक्स होते हुए देखे FIIs के, तो जिससे हमारा व्यू थोड़ा बुलिश तो पहले से ही था, उसको थोड़ी फर्मनेस मिल रही है। वहाँ पे अगर देखें तो वही बीटन डाउन नेम्स है, एक टाटा मोटर्स है, येस बैंक थोड़ा रिवाइवल पे है और प्राज है। प्राज में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस चेंज हो रही है और वहाँ पे स्टेबलाइजेशन है। तीसरा अगर ABB इंडिया है, भेल है, भेल पे अगर आप देखें तो उन्होंने EV चार्जर्स इंस्टॉल करे हैं और उनकी खुद की सोलर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी है हमारे हिसाब से, तो क्योंकि जितना नेगेटिव मेरे ख्याल से पॉलिटिकली जियोपॉलिटिकली होना था वो हो गए। और जहाँ तक ये US की बात हुई है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये $6 बिलियन के जो एक्सपोर्ट US को होते हैं, इसमें से मेनली टेक्सटाइल और थोड़ी सी ऑटो एंड कंपनीज हैं और उसमें ज्वेलरी बिजनेस ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा अगर ये टर्मिनेट होता है कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को, जैसे अरविंद है, आपका भारत फौज है, रामकृष्णन फौज है, राजेश एक्सपोर्ट्स है। तो ये 3-4 कंपनीज हैं जहाँ हमें लगता है इम्पैक्ट होगा। लेकिन मार्च एंड में मेरे ख्याल से एक डील US चाइना की हो जाएगी, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट की कैलेंडर ब्लॉक्ड हो गया है फ्लोरिडा के लिए उस टाइम के लिए। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो एक साइन है कि डील ऑलमोस्ट थ्रू है। ओके, तो US चाइना की ओर से डील ऑलमोस्ट थ्रू है, लेकिन उसी के चलते हमने देखा है कि लोग अब बिकवाली करते दिखाई दे रहे हैं। सेलोन न्यूज़ वाला जो फॉर्मूला है वो लोग विदेशी बाजारों में अप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं ये GSP यानी कि ये जो भारत और US के बीच पहले डील थी कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर अब US कह रहा है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स पे छूट नहीं देते हैं ड्यूटी की, तो हम आपके इंटर्न प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाएंगे या फिर ड्यूटी अग्रेसिवली लगाएंगे। तो वो एक मामला है, 2 महीने का टाइम दिया गया है। देखते हैं कि अप्रैल एंड तक यहाँ पर किसी तरह की सुलह बनती है या फिर मूड को बिगाड़ता है। आज थोड़ा सा नीजर्क रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन खबरें ढेर सारी है हेमंत। ऑफ कोर्स ऑटो बिक्री के आंकड़े और एक शेयर जो लगातार चिंता बढ़ा रहा है वो ऑफ कोर्स आयशर मोटर्स है। ये जिस तरह से आंकड़े अपने बार बार मंथ ऑन मंथ बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बारी भी हमने जो देखा है कि 14% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है, ये आज मेरे ख्याल में पूरे मोमेंटम को बिगाड़ सकता है जो ऑटो कंपनियों में थोड़ा सा लौटता हुआ दिखाई दिया था। तो और लंबी लिस्ट है आज इनफैक्ट, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी के बाद आ रहे हैं। नीरज, आयशर मोटर्स तस्वीर कितनी बिगड़ी है और दूसरे खबरें क्या है? देखिए, ऑटो नंबर्स में आपने बात की आयशर की, तो उसके नंबर अनुमान से कम है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने करीब 62,630 जो गाड़ियां बेची हैं वो कई तरीके के जो अनुमान अलग अलग थे उससे भी कम है। हमारा अनुमान 65,000 का था, उससे भी कम है। नमूरा का अनुमान 68,000 का था, उससे भी कम है। तो आयशर ने बेशक निराश किया है, तो इस स्टॉक पे दबाव जरूर देखने को मिलेगा। ये फरवरी सेल्स के आंकड़े हैं। TVS में आप देखेंगे तो 3% की ग्रोथ इन्होंने साल दर साल यहाँ पे दिखाई है और करीब 3 लाख गाड़ियाँ इन्होंने बेची है, जो अनुमान के से थोड़ा सा बेहतर है। अनुमान लगभग उससे थोड़ा सा कम था, यहाँ पे बीट करते हुए दिखे हैं। इसी तरीके से हीरो मोटो की भी आप देखेंगे, इनकी सेल्स गिरी है लेकिन उसके बावजूद अनुमान से बेहतर है, क्योंकि अनुमान था कि शायद और ज़्यादा ख़राब नंबर आ सकते हैं, लेकिन 6,17,215 गाड़ियाँ जिन्होंने बेची हैं ये हमारे अनुमान से बेटर हैं, जबकि 1.96% इनका सेल्स गिरा है। तो अगर आप इसको जनवरी से देखें, मंथ ऑन मंथ जनवरी के नंबर काफ़ी वीक थे, वहाँ से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी जो हम लोग अनुमान लगा के चल रहे थे उससे बेटर है। लेकिन आयशर की कहानी थोड़ी गड़बड़ है और ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट फ्रंट है वहाँ पे और ज़्यादा निराशा है। और टाटा मोटर के बिक्री के आंकड़े भी मैं देख रहा था, ये भी ढीले ही नजर आ रहे हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, आप ओवरऑल समराइज करिए, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, ये फरवरी में बिक्री आंकड़े कैसे रहे?
देखिए ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ अपने प्राइस टारगेट जो है वो काटे हैं इन नंबर्स के बाद। सबसे पहले यहाँ बजाज ऑटो की बात करते हैं तो क्रेडिट स्विस ने यहाँ अपना जो प्राइस टारगेट है उसे काट दिया है, 2950 से काट के 2700 का कर दिया है। न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। इनका कहना है कि जो घरेलू डिमांड है वो आगे जाके और भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, वहाँ पर वो और भी कमज़ोर रह सकती है। और खासकर पर जो 1 अप्रैल से ABS के जो नए नॉर्म्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं उसके चलते कंपनी अपनी जो इन्वेंट्री है उसको पुश करते जा रही है, खासकर पल्सर की जो इन्वेंट्री है उसको पुश करते जा रही है। तो घरेलू डिमांड को लेकर दिक्कत रह सकती है। अब आते हैं आयशर मोटर्स पे। तो सिटी ने यहाँ खरीदारी की सलाह दी है लेकिन अपना प्राइस टारगेट जो है वो काट दिया है। 25,200 से काट के 24,700 का कर दिया है। इनका कहना है कि इस कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो एक दिक्कत की बात है और आगे चल के भी इस कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें दिक्कतें जारी रहेगी। और इसके लिए इन्होंने अपनी जो EPS एस्टीमेट है उन्हें घटाया है, 2 से 3% तक EPS एस्टीमेट को घटाया है FY19 से 21 के, और जो प्राइस टारगेट है उसे काट दिया है। अब आते हैं तीसरी कंपनी और वो है टाटा मोटर्स। दरअसल इनके JLR के US के रिटेल सेल्स के आंकड़े आए हैं, उसके ऊपर कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है। उनका कहना है कि वॉल्यूम्स तो अच्छे हैं लेकिन US में जो JLR के सेल्स है वहाँ मार्जिन कम रहते हैं और ये जो कम मार्जिन वाले का शेयर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और शायद इनका कहना है कि जो JLR की एवरेज सेलिंग प्राइस है वो भी कम हुई है, ये एक चिंता की बात है। और इनका कहना है कि ग्लोबल सेल्स में फरवरी में आपको JLR के सेल्स में करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने मिल सकती है। स्टॉक के वैल्यूएशन अच्छे हैं लेकिन चाइना और ब्रेग्जिट को लेके अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं और इसके लिए मैक्वेरी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है 260 का प्राइस टारगेट, नोमुरा न्यूट्रल का कॉल दे रहा है 187 का प्राइस टारगेट और मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे 184 का प्राइस टारगेट दिया है। अभी भी इक्वल वेट है ये, यानी कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस पूरे ऑटो सेल्स नंबर के पास ज़्यादातर अगर आप देखें तो प्राइस टारगेट काटे गए हैं, खासकर बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स में। तो बजाज ऑटो, आयशर मोटर के चार्ट पर भी बात कर लेते हैं। बागल साहब, कितना कमज़ोर लग रहा है आयशर मोटर? ये जावा आई तो फिर बुकिंग्स रॉयल एनफील्ड की घट गई हैं। अच्छा, ये जो आज खबर आई है, ट्रंप साहब जो डंडा चलाने की बात कह रहे हैं, अच्छा आप कह रही थी ना 2 महीने बचे हैं, तो फिर ये हमारे लोकसभा इलेक्शंस के साथ ये चीज़ कंसाइड होगी तो हाँ, अप्रैल मई में आज या आने वाले इस हफ्ते में माना जा रहा है कि डेट्स अनाउंस हो जाएं, तो लेट्स सी। लेकिन ये खबर जो है ये उस समय भी हमें सताने वाली है, तो हैंगओवर, यानी कि उसके पहले ही किसी तरह की डील साइन करनी होगी, वरना अब इलेक्शन सीजन में हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली, इन चीजों पर तो ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो आयशर मोटर के लिए खराब खबर वरुण भी बता रहे हैं, नीरज भी बता रहे हैं। सर कितना कमजोर लगता है? हेमंत 19,000 टेस्ट कर सकता है बट 19,000 ब्रेक करेगा, इसकी गुंजाइश नहीं उसकी। हाँ, मुझे लगता है समय वहां पर बाइंग आएगा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बहुत स्ट्रांग है बट 21,000 19,000 ये रेंज हो सकती है। अगर आपको बेचना भी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 19,000 ब्रेक होगा तो 21,000 के आसपास बेचिए। ये बेचने का लेवल नहीं, 19,900 में बेचूंगा तो नहीं, खरीदना नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि बेसिक पैटर्न वीक है। ओके, कमजोरी देखने को मिलेगी। ये स्टॉक आज पिट सकता है इन खबरों के चलते, और खास तौर से जैसे नीरज ने कहा कि बिक्री के आंकड़े बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, वो एक इंडिकेशन रहेगा स्टॉक को नीचे खींचने के लिए। नीरज, दूसरी कौन सी खबरें हैं जिस पर आप ध्यान देंगे आज? कोचिन शिपयार्ड पर नजर रखनी चाहिए। कोचिन शिपयार्ड को 4 मिनी बल्क करियर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये साइज अभी इसमें नहीं बताया गया वैल्यू के हिसाब से, लेकिन ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट है। और ध्यान रखना चाहिए कि कोचिन की जो बुक मैंने देख रहा था उसमें ऑर्डर बुक अगले 2 साल के लिए फुल है, तो ये उसमें एड ऑन है, तो ये एक अच्छी खबर है इनके लिए। तमाम ऑयल कंपनीज पर नजर रखिएगा, ONGC, OIL, वेदांता, इन सब में, और इंडियन ऑयल पे भी, क्योंकि इन्होंने कई सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स अलग जीते। कुल 23 ब्लॉक बिड में किए गए हैं जिसमें वेदांता को 2 मिले हैं, तो ये सारी ऑयल कंपनी नजर में रहेंगी। जेट एयरवेज देखिए मुश्किल फिर से बढ़ रही है, 2 और इनके विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। कुल मिला के अब 21 विमान इनके खड़े हैं और उसका वजह वही है कि लेसर्स यानी जो जिससे किराए पे लिए थे उसको भी पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। और ये जो रेजोल्यूशन प्लान वगैरह बन रही है, ये कब ज़मीन पे उतरेंगे अभी कहना मुश्किल है, तो जेट एयरवेज के लिए दिक्कत है। सेंट्रल बैंक पे नज़र रखिएगा, 3300 करोड़ के 4 बड़े NPAs ये 20 मार्च को बोली के जरिए बेचने वाले हैं, जिसमें SR स्टील, भूषण पावर, आलोक इंडस्ट्रीज़ और बॉम्बे रेयान के हैं। तो इससे इनको वसूली की उम्मीद है कि फ्लोर प्राइस इन्होंने नीचे रखा, लेकिन उसके बावजूद नहीं लगता है कि 3300 करोड़ की वसूली इनकी हो जाएगी। और अंत में गेल और वेदांता में एक बार फिर नज़र रखिएगा, वो इसलिए कि वेदांता की बाड़मेर जो यूनिट है वहाँ से गैस का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है और उसको बेचने के लिए गेल को नॉमिनेट किया गया है। आपको ये मालूम होगा कि जो घरेलू कंपनियां हैं, जो भी प्रोडक्शन इनका तेल और गैस का होता है वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बैन है उस पर, इनको घरेलू मार्केट पे बेचना पड़ता है। तो गेल इसके लिए नॉमिनेटेड है। अब नेगोशिएशंस ये चल रहे हैं कि किस प्राइस पे हम खरीदेंगे, क्योंकि मार्केटिंग राइट्स गेल के पास हैं, सेल प्राइस वेदांता के पास है। तो डोमेस्टिक रेफरेंस लेना पड़ेगा। $3.6 बिलियन $6.6 का
MMBTU का, उस पर अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो इसमें एज ज़्यादा गेल के पास है क्योंकि उसको ज़्यादा मार्केटिंग का लेवरेज मिले, क्योंकि अगर आप इंपोर्टेड प्राइस देखेंगे LNG का तो अभी भी $8-9 के आसपास बैठता है। तो इस नेगोशिएशंस के बाद फ़ायदा दोनों को होगा, लेकिन गेल का अपर हैंड रहेगा। चलिए, तो इन स्टॉक्स पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब एक अच्छी चीज़ नज़र ये आ रही है कि हांगकांग के मार्केट देखिए जो करीब करीब 200 पॉइंट नीचे थे, अब सुधर रहे हैं। अब 100 पॉइंट से कम की गिरावट यहाँ पर बची है। और SGX निफ्टी देखिए धीरे धीरे ये भी दरअसल अब मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। अब तो कुछ देर पहले करीब 20-22 पॉइंट नीचे था और अब आप देखिए कुल 7 अंक ही नीचे हो गया है। तो फिर ये एक सुधार इस समय देखने को मिल रहा है। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण बताइए, और ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोल इंडिया की बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली या ओवरवेट की रेटिंग दे रहा है, 268 रुपीज़ के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि फरवरी में इस कंपनी के जो प्रोडक्शन और सेल्स के आंकड़े थे वो काफ़ी बेहतर है। पिछले काफ़ी सारे महीनों में वहाँ दबाव देखने मिला था, लेकिन अब वहाँ रिवाइवल देखने मिल रहा है, ये इनको अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के काफ़ी रीजनेबल इनको लगते हैं, काफ़ी सस्ते लगते हैं, और इसके लिए ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे डॉयचे बैंक खरीदारी की सलाह दे रहा है, 1700 रुपये के प्राइस टैग दे रहा है। इनका कहना है कि इन्होंने जो चाइनीज़ किचन जो नया वर्टिकल है उसमें फोरे किया है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है, और आगे काफ़ी सारे ग्रोथ के लिवर्स है जो इस कंपनी को सपोर्ट करेंगे, और इसके लिए खरीदारी की सलाह। सबसे आखिरी में SBI लाइफ पे HSBC खरीदारी की सलाह दे रहा है, 770 रुपये के प्राइस टारगेट दिए गए हैं। इनका कहना है कि BNP पारिबास ने जो स्टेक सेल किया है वो अब इस स्टॉक के ऊपर जो एक बहुत बड़ा हैंगओवर था उसको खत्म करता है, और इसके लिए खरीदारी की सलाह 770 रुपये के प्राइस टारगेट। वरुण, ये जो जुबिलेंट फूड चाइनीज किचन एक्सपीरियंस किया आपने? नहीं, मैंने तो अभी तक पहली बार मेरे ख्याल से इन्होंने नवंबर में तो टेस्ट मार्केटिंग की थी। हाँ। अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। ओके, तो ये एक ट्राई करने वाली बात होगी। चाइनीज बहुत खाते हैं बागले साहब। चेंज करेंगे या अपने मेनलैंड चाइना के साथ आप बने रहेंगे? नहीं, मैं तो मेनलैंड चाइना का फ़ैन हूँ, मैंने कहा है। और अगर मुझे चॉइस मिलता है जुबिलेंट फूड्स और मेनलैंड चाइना में, तो मैं मेनलैंड चाइना के साथ ही जाऊंगा। ये नहीं बदलेंगे, ब्रांड लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो जुबिलेंट फूड इज की और कोई ब्रांड का नाम है या नहीं है वरुण, कोई आइडिया? चाइनीज किचन, द चाइनीज किचन नाम है। अच्छा, एक काम करो वरुण, आप इस पे जाकर अच्छी सी रिसर्च कर लो और थोड़ी देर बाद फिर आना और डिटेल्स देना, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन ला रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है हेमंत, डंकिन डोनट्स के ब्रांड को ये लेकर आए थे, वो फ्लॉप था, फेल था, भारत में बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि उस मार्केट में कई सारे दूसरे प्लेयर्स पहले ही आकर बैठे थे। अब ये चाइनीज मार्केट एक्सप्लॉइटेड है पूरी तरह से। आई डोंट नो इसकी क्या खासियत रहेगी, मैनेजमेंट से बात भी करनी चाहिए, कुछ और डिटेल लाना चाहिए। समीर कालरा से इस पर राय ले लेते हैं। कालरा साहब, जुबिलेंट फूड आपने ये जैसे वरुण कह रहे हैं टेस्ट मार्केट इनका खुला था, कोई आइडिया ये प्रोडक्ट कैसा कर रहा है, और जुबिलेंट के पक्ष में वाकई में ये इस तरह की लाइन जाती हुई दिखाई देगी या नहीं? आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है। जैसे इन्होंने डंकिन डोनट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करा था जो लार्ज फॉर्मेट था, हाई केपेक्स था, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह का अगर आप सोचे तो एवरेज रिस्पांस आया, और इन्होंने करेक्टर स्टेप लिया। ये भी एक चाइनीज़ किचन करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। अभी बहुत शुरू में रिस्पांस ठीक है, बट आगे जाके मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में, जैसे आपने कहा, ये मार्केट काफ़ी एक्सप्लॉइटेड है, तो इसमें एक आपको हाई मार्जिन हाई बेनिफिट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से ये एक लिमिटेड वे में केपेक्स करेंगे इस पे, और कहीं ना कहीं वो आगे 1 साल का 2 साल का रिस्पांस देखेंगे, तभी जाके ये बड़े स्टोर्स वगैरह में बढ़ाएंगे, नहीं तो कंट्रोल्ड में रहेंगे, क्योंकि डोमिनोज के इनकी ज़्यादा एक्सपेंशन अब हो रही है, जहाँ पे कैश फ्लो वहाँ पे ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट। बागले साहब, चार्ट्स कैसे नज़र आ रहे हैं? ये जब से वो इन्होंने फैसला लिया कि ये एक बार और रॉयल्टी लेंगे, उसके बाद से इन्वेस्टर्स, अच्छा मेरा मन भी उस दिन से खट्टा हो गया इस स्टॉक पर। अच्छा, आपने तो दिसंबर में ही कह दिया था, आप डाइटिंग पर चले गए थे जब आपने बोला मैं तो खाऊंगा ही नहीं। ये चार्ट कैसे लगता है? वैसे मेनलैंड का ये है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। हाँ, स्पेशलिटी, वो बहुत इलिक्विड स्टॉक है, लिक्विड स्टॉक सालों साल नहीं चला। तो अगर आप कंपेयर करें बिटवीन दैट एंड जुबिलेंट पॉजिटिव है, बट इतना भी पॉजिटिव नहीं है कि हम एक जमाने में 1600-1700 की बात करते थे, शायद वो मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है, ऐसा दिखता है। मुझे लगता है 1400 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। ऑन द डाउन साइड में भी 1200 ब्रेक नहीं करेगा तो ये रेंज में अगले कुछ हफ्तों तक या महीनों तक इट विल मूव इन दैट रेंज। ओके, तो
ये थोड़ा सा आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट कर रहा है। नोमरा तो एक्साइटेड है उस चाइनीज बिजनेस को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पर बात बनेगी, क्योंकि हम खाने पीने की बात कर ही रहे हैं। हेमंत, आज इन्फो एज भी रेडार पर रहेगा। जोमैटो इनकी जो सब्सिडी है जिसमें इन्फो एज ने बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है, लगभग 26% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। अब जोमैटो की ओर से डेवलपमेंट आ रही है कि वो यूएई वाला फूड डिलीवरी बिजनेस बेचने वाले हैं। $172 मिलियन में वो बिजनेस बेचेगा। और नॉर्मली क्या होता है जब इस तरह की डील होती है, इन्वेस्टर्स के साथ वो रकम बांटी जाती है। यही नहीं, यहाँ पर एक और अपडेट आ रहा है कि कंपनी यानी कि जोमैटो कुछ और फंड रेजिंग भी प्लान कर रही है। और पिछले फंड रेज में मुझे याद था कि इन्फो एज ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची थी। तो अगर वो इन्फो एज इस पर्टिकुलर डील में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि वो अपने शेयर दूसरे प्लेयर्स को बेच रहा है, तो इनके हाथ फिर बड़ी रकम लगती हुई दिखाई देगी। तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा और यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। अब नॉर्मली यहाँ पर हुआ ये है कि वॉल्यूम्स डील के बाद ही आते हैं। पिछले सच में बहुत ही हल्का फुल्का मूव देखने को मिला था। चार्ट पर ऐसा कोई इंडिकेशन है राजेश कि आज स्टॉक 1800 के ऊपर जाए और वहां पर एक बड़ा मूव देखने को मिले? देखिए अर्चना, करीबन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से है 1780 ये इसका एक ब्रेकआउट लेवल था, इसके ऊपर ये खुद को मेंटेन कर रहा है। तो उस लिहाज से अगर सोचें तो एक स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये 1840-1850 का एक बार लेवल टेस्ट करे। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा 1780 के ऊपर बायस पॉजिटिव रहेगा। अगर पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1760। ऑलराइट, तो इन्फो एज के स्टॉक पर रहेगी नज़र और जेट पर भी रहेगी नज़र। जेट की धीरे धीरे करके देखिए कई जो विमान हैं वो ग्राउंड हो रहे हैं, यानी इन्होंने जिनसे लीज पर लिए थे उनको ये पैसे नहीं दे पा रहे और अब वो करीब माना जा रहा है 25% जो इनकी फ्लीट के जो एयरक्राफ्ट हैं वो अब ग्राउंडेड हो गए हैं। करीब 25 विमान जो हैं वो अब ग्राउंडेड हो गए हैं। ये बताइए जेट एयरवेज कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को और क्या करना चाहिए कालरा साहब इस स्टॉक के साथ? मेरे ख्याल से जेट एयरवेज में अभी हम होल्ड पे, हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिस्टम में आ रही हैं और ये काफ़ी जल्दी अनफोल्ड होएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से एक 40 एयरप्लेन आज की डेट में रिपेयर्स और लेसर जो लीज पे थे वो ग्राउंडेड है। तो वो ऑलमोस्ट 1/3 फ्लीट है उनकी आज की डेट में। और इस हफ्ते 4 मार्च को मैं एतिहाद की एक मीटिंग हुई 4 मार्च कल था सर। उसके बाद अब वापस हाँ तो वो मीटिंग हुई है। उसमें एग्जैक्टली उसके बाद क्या आया वो आउटकम नहीं पता। और आगे जाके मेरे ख्याल से 8 मार्च को वापस बोर्ड मिल रहा है एतिहाद का, क्योंकि एतिहाद पे डिपेंडेंट है कि एग्जैक्टली वो क्या वे लेंगे और कहाँ पे इनको रिवाइवल मिलेगा। बट मेरे ख्याल से 15 मार्च तक ये सब सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी जेट के लिए, क्योंकि अभी उनको तो कालरा साहब ट्रेड क्या है? 15 मार्च तक का इंतजार करें, उसके बाद ही ट्रेड लें तेजी की तरफ। आज यहाँ पर आप जो बोर्ड मीटिंग का की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा फ्राइडे को जो सेबी की बोर्ड बैठक हुई उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है जो शायद जेट पर भारी पड़ सकता है। ओपन ऑफर में सिर्फ लेंडर्स को छूट मिलेगी अगर वो कंपनी का स्टेक ले रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को छूट नहीं मिलने वाली है। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब इस खबर पर जेट तेजी से भागा था, क्योंकि तब बस ऐसा ही माना जा रहा था कि सभी डिस्ट्रेस वाली कंपनियों को या फिर जो आईबीसी में कंपनियां गई हैं वहां पर ओपन ऑफर में छूट मिल सकती है जो भी बायर है। यहां पर अब सेबी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम अपने नियम में ढील नहीं देंगे। ट्राइब्यूनल ये कर सकता है, कोर्ट से कर सकते हैं, लेकिन हम ओपन ऑफर में लेंडर्स के अलावा और किसी को छूट नहीं देंगे। ये तो एतिहाद वाली डील में एक बहुत बड़ा अड़ंगा हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक रोड ब्लॉक है, बट अगर आप देखें तो एहतियात कहीं ना कहीं या एसबीआई उसको मिलके कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि अगर ये आईबीसी में इसको ले जाते हैं और वहाँ पे अगर कहीं ना कहीं वो क्रिएट कर लेते हैं सिचुएशन जहाँ पे वो पहले स्टेक ले लें और धीरे करके एहतियात को मिल जाए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे, वहाँ पे मिल सकता है उनको बेनिफिट। तो मेरे ख्याल से अभी आप अगर आज गैप डाउन खुलता है इस न्यूज़ पे तो एक तरफ अच्छा है जहाँ पे मेरे को लगता है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है इन द शॉर्ट टर्म। अभी मीडियम और लॉन्ग टर्म पे मैं अभी भी नेगेटिव हूँ, बट एक बाउंस बैक के लिए मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ।
ऑल राइट, चलिए तो जेट पर भी आज रहेगी नज़र। आप बड़े दिनों बाद मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज़ की अभी शुरुआत हुई है तो ये बैन में भी नहीं आया है, तो लेट्स सी आज किस तरह का एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी देखिए थोड़ा सा और रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। हमने इन्फो एज की बात करी, जेट की बात करी, जुबिलियंट की बात करी, कुछ कैश वाले स्टॉक्स की बात करते हैं। इंडियन ह्यूम पाइप्स वागले साहब ट्रैक करते हैं क्या? 3 लेटर ऑफ इंटेंट मिले हैं, करीब 190 करोड़ रुपए के, यानी 190 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। हालांकि इलिक्विड स्टॉक है। डायरेक्टर साहब कृपया इंडियन ह्यूम पाइप्स का स्टॉक दिखाइए ताकि देखें भाव क्या चल रहा है। वागले साहब आपके चार्ट्स पर आ गया क्या? हेमंत, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से बाउंस बैक है। मुझे इसमें इंटरेस्ट इसीलिए होगा कि 260 का एक सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बट ऑन द अपसाइड 285, 290, अभी 278, 279 का क्लोज है। मुझे नहीं लगता ये 290 के पार जाएगा। तो अगर कोई लेता है विद ट्रेडिंग व्यू फॉर अ पॉजिटिव न्यूज़, आपका रिटर्न्स लिमिटेड होगा 4-5% ट्रेडिंग अपसाइड, उससे बियॉन्ड नहीं होगा। ओके, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। 190 करोड़ के ऑर्डर्स या फिर LOI इन्होंने साइन किया, यानी कि आगे ऑर्डर पर इनको काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर रखें, एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का।